हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। क्लास 10th की हम साइंस पढ़ रहे हैं। हम अगला जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है धातु एवं अधातु में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं। तो धातुएं और अधातुएं वास्तव में क्या है, एक प्रकार के तत्व हैं जो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति में चाहे वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व हों या फिर संश्लेषित रूप से बनाए जाने वाले तत्व हों। प्राकृतिक रूप से कौन होते हैं? जो प्रकृति में पहले से मौजूद हैं, ठीक है। और संश्लेषित कौन से होते हैं? जिन्हें मानव निर्मित विधियों द्वारा बनाया जाता है। तो प्राकृतिक और संश्लेषित रूप से कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 118 हैं। इन 118 तत्वों में से 22 क्या है? अधातुएं हैं। ये क्या है? 118 कुल तत्व। और भी नए तत्वों की खोज लगातार जारी है और ये संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और 22 कुल अधातुएं उपलब्ध हैं। बाकी की सारी या तो धातुएं हैं या फिर उपधातुएं हैं, ठीक है। तो अगर अपन धातु की परिभाषा लिखें तो धातुएं क्या होंगी? धातुएं वे होंगी जो क्या करती हों? धन आयन को उत्पन्न करती हों, ठीक है। धनात्मक आयन उत्पन्न करती हों अभिक्रिया करके। और अधातुएं वे होंगी जो क्रिया करके ऋण धातुओं को, ऋणात्मक तत्व को या ऋण को उत्पन्न करती हों, ठीक है। तो क्या हो जाएंगी आपकी? अधातुएं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, धातु एवं अधातुओं की भौतिक गुणों की तुलना, ठीक है। तो भौतिक गुणों की तुलना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक तरीके से क्या बनाने पड़ेंगे? इनकी अंतर, ठीक। मान लो ये क्या हो गई आपकी धातुएं और यहाँ हो जाएंगी आपकी अधातुएं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट होगा, पॉइंट के आधार पर अपन इसलिए याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है धातुओं एवं अधातुओं के गुणों की तुलना कीजिए, तब आपको अंतर लिखना होगा, ठीक है, भौतिक गुणों की। तो जब क्वेश्चन आता है धातुओं के भौतिक गुण लिखिए, तब हम सिर्फ क्या करेंगे? एक साइड के लिख देंगे। और जब क्वेश्चन आया कि अधातुओं के भौतिक गुणों के लिखिए, तब हम इस साइड के लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगी? धातु एवं अधातुओं के गुणों की तुलना हो जाएगी, ठीक है। इसमें पहला जो है वो क्या हो जाएगा आपका? चमक, ठीक। चमक के आधार पर क्या होती हैं धातुएं? तो चमक के आधार पर जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। जबकि अधातुओं की बात की जाए तो अधातुएं क्या होती हैं? चमक विहीन। मतलब इनमें जो है चमक नहीं पाई जाती। लेकिन इसका क्या होता है? एक अपवाद होता है। अपवाद मतलब जिनमें चमक होती है, मतलब जो चमकदार होती हैं, ठीक है। अपवाद मतलब बाकी गुणों से अलग, जो क्या करता है? उसका विरोध करता है, वो अपवाद कहलाता है। तो यहाँ पर एक अधातुओं का एक अपवाद है, वो क्या है? आयोडीन। जो क्या होता है? चमकदार अधातु है। एक अधातु तो है लेकिन क्या है? चमकदार है, ठीक है। तो इस अधातु का नाम याद रखना है, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया पहला। फिर दूसरे पॉइंट की बात की जाए, दूसरा गुण क्या होगा? तो दूसरा गुण क्या होता है? अवस्था।
अवस्था क्या होगी? तो धातुएं क्या होती हैं? मुख्य रूप से किस अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं मुख्य रूप से ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन इसका भी एक क्या है? अपवाद है। वो क्या है? पारा या मरकरी, जो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। मतलब एक क्या है, ये धातु होते हुए भी यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा या मरकरी भी बोलते हैं इसको। ये इसके जो है अपवाद हो गया। और सारी धातुएं कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं। लेकिन यहाँ पर भी इसका क्या है? एक अपवाद है। वो है आपका हीरा, जो क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन अपर रूप क्या होते हैं? जो उसी अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब कार्बन इसमें उपस्थित होता है। अब हीरा भी कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है ना। और बकमिस्टर फ्लोरीन भी कार्बन का अपर रूप है। ऐसे बहुत सारे कार्बन के अपर रूप हैं। कोक हो गया, कोयला हो गया, ये सारी अवस्थाओं में कार्बन पाया जाता है। सारी धातुएं होती तो मुलायम है, लेकिन इसका अपवाद क्या हो गया? हीरा, जो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। होनी तो सारी किस अवस्था में चाहिए? द्रव या गैस होनी चाहिए, लेकिन इस किस अवस्था में है? ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। फिर बात की जाए आपकी तन्यता की। तन्यता क्या होती है, या तन्यता का गुण क्या होता है? तो तन्यता का गुण वह गुण होता है जिसमें हम पतले तारों को खींच सकें। मतलब धातु को खींचकर पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। उस गुण को तन्यता कहा जाता है। या धातुओं की तन्यता का गुण वह गुण है जिसमें धातु को खींचकर क्या बनाया जा सकता है? पतले तारों में बदला जा सकता है। तो इसमें यह गुण क्या होता है? उपस्थित होता है। तन्यता का गुण उपस्थित होता है। जबकि बात की जाए काय की? धातुओं की, तो इनमें यह गुण नहीं पाया जाता। ठीक, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथी पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका आघात वर्धन्यता। क्या होती है आघात वर्धन्यता? आघात वर्धन्यता धातुओं का वह गुण है जिसमें धातु के ऊपर आघात करने पर वह क्या होती हैं? चादर का रूप ले लेती हैं। मतलब आघात वर्धन्यता के गुण का उपयोग करके हम धातुओं को चादर के रूप में बदल सकते हैं। जैसे लोहे की चादर आती हैं, ठीक है, चादर वगैरह जो आती हैं ऊपर घरों वगैरह के ऊपर डली रहती हैं, वो क्या होती हैं? आघात वर्धन्यता का गुण का उपयोग करके बनाई जाती हैं। तो इनमें ये कह सकते हैं कि इनमें ये गुण क्या होता है? पाया जाता है। जबकि इनमें ये गुण नहीं पाया जाता। मतलब धातुओं के ऊपर अगर आघात वर्धन्यता का गुण उपयोग किया जाए या इनको हथौड़े से पीटा जाए तो ये क्या होंगी? टूट जाएंगी। मतलब ये जो है आपकी कैसी हो जाएंगी? कैसी होती हैं? कहा जाए तो भंगुर होती हैं, जो आसानी से क्या हो? टूट जाएंगी। ठीक है, पांचवा गुण हो गया आपका चालकता का। चालकता मतलब विद्युत एवं ऊष्मा की चालक। ठीक, तो धातुएं जो है विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं। ठीक, इसकी चालक विद्युत एवं ऊष्मा की चालक। सारी धातुएं जो है विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं।
लेकिन बात की जाए जब काय की अधातुओं की, तो इनमें मुख्य रूप से ये गुण नहीं पाया जाता। आप लेकिन इन सब गुणों को कैसे लिखेंगे कि धातु अधातुओं में चालकता को गुण नहीं पाया जाता, लेकिन इसका भी क्या है, एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक कार्बन का अपर रूप है जो क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, मतलब विद्युत का क्या है, सुचालक। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 5। फिर बात की जाए, चूंकि क्वेश्चन आना है आपका इस अध्याय से 5 नंबर का, तो 5 पॉइंट सफिशिएंट होंगे, काफी होंगे, लेकिन फिर भी हम एक पॉइंट एक्स्ट्रा के रूप में लिख लेते हैं इसका। वो क्या हो जाएगा, ध्वनिकता। ध्वनिकता क्या होती है, मतलब जिसको ठोकर मारने पर या जो है क्या करने पर, ठोकर लगने पर क्या होता है, उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है, ध्वनिकता का गुण कहा जाता है। तो इनमें ये गुण पाया जाता है ध्वनिकता का, जबकि इनमें ये गुण नहीं पाया जाता। ठीक, ये हो जाएंगे आपकी धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि धातुएं चमकदार होती हैं, जबकि ये अधातुएं चमकविहीन होती हैं, लेकिन एक अपवाद है आयोडीन, जो क्या होता है, चमकदार होता है, प्रकृति में उपस्थित है, लेकिन कैसा है, चमकदार है। ठीक है, सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक खाने से क्या होते हैं, दांत चमकदार होते हैं। तो बस आयोडीन मतलब क्या है, चमकदार तत्व तो कहलाया अवस्था। तो सारी धातुएं जो है ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है जो ठोस नहीं है, वो क्या है आपका पारा, जो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। एक ऑब्जेक्ट भी पूछा जाता है, जितने भी अपवाद हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सारी धातुएं द्रव होंगी या गैस होती हैं। जैसे आपकी कार्बन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये सारी क्या है, अधातुएं हैं, जो कैसी हैं, गैसें हैं। बात की जाए द्रव की, तो ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन भी क्या है, द्रव है। ठीक, अपवाद लेकिन एक इसका है जो कैसा है, कठोर है, वो क्या है, मतलब ठोस है आपका, तो वो क्या है, हीरा, कार्बन का जो क्या है अपर रूप है। फिर बात की जाए तन्यता का, तो इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब इनको आप चाहो तो धातुओं को तार के रूप में बदल सकते हो, जबकि इनमें ऐसा गुण नहीं होता। बात की जाए आघातवर्धन्यता की, तो धातुओं में आघातवर्धन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब आप चाहो तो धातुओं को पीट कर, हथौड़े से पीट कर क्या कर सकते हो, चादर के रूप में बदला जा सकता है, जबकि इनमें ये गुण नहीं पाया जाता, मतलब ये भंगुर होती हैं, हथौड़े से पीटने पर ये क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। ठीक, चालकता की बात की जाए, तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, मतलब विद्युत का चालन करती हैं, और ये विद्युत एवं ऊष्मा दोनों की ही चालक होती हैं, लेकिन यहाँ पर विद्युत एवं ऊष्मा का चालन धातुएं नहीं करती। इसका अपवाद क्या हो गया, ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक अपर रूप है, और यह विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। आपकी पेंसिल होती है, तो पेंसिल जिस ब्लैक पार्ट से अपन लिखते हैं वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। मतलब अगर आप किसी विद्युत के प्लग में क्या करोगे, पेंसिल को डालोगे, तो उससे विद्युत का चालन हो सकता है। ठीक है, बात की जाए ध्वनिकता की, तो धातुओं को ठोकने पर या ठोकर मारने पर वो क्या होंगी, उनमें ध्वनि का गुण उत्पन्न होता है, मतलब ध्वनि आएगी, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता। ठीक, ये हो गए आपके धातु एवं अधातुओं में अंतर। कौन से, भौतिक। चलिए अब बात की जाए धातुओं और अधातुओं के कौन से गुणों की, रासायनिक गुणों की।
तो रासायनिक गुण क्या होंगे धातु एवं अधातुओं के? तो सीधी सी बात है कि जो धातुएं होंगी वो क्या होंगी और अधातुएं होंगी वो क्या होंगी जब इनकी रासायनिक गुणों की तुलना की जाए। तो सबसे पहले धातुएं क्या होती हैं? अपचायक होती हैं, अपचायक। और अधातुएं क्या होती हैं? उपचायक होती हैं। ठीक, अपचयन और उपचयन अपन ने पढ़ा हुआ है ना। ऑक्सीजन का हास, हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का हास और ऑक्सीजन का योग, वो क्या होती हैं आपकी? अपचायक और उपचायक। ठीक है, उपचायक को ऑक्सीकारक भी बोलते हैं। कई बार लिखा आता है कि धातुएं ऑक्सीकारक होती हैं जबकि धातुएं अपचायक होती हैं। दूसरे गुण की बात की जाए तो ये अम्ल से क्रिया करके क्या देती हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जबकि इनकी बात की जाए तो ये क्रिया नहीं करती। जैसे इनकी क्रिया अम्लों से की जाती है तो अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती। ठीक, क्लियर है ना ये पॉइंट? कि अगर आप चाहो तो धातुओं की क्रिया, जैसे धातुओं को अम्ल के संपर्क में लाओगे तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देंगी, जबकि इनमें ये क्रिया नहीं होती। अपन ने जो है इसका पढ़ा हुआ है कि आप क्या करते हो, अम्ल से क्रिया कराते हो। जैसे मान लो सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम की क्रिया कैसे की जाए? अम्ल से की जाए। ठीक है, तो जैसे मान लो क्या है आपका 2HCl, 2Na और 2HCl, तो ये क्या बना लेंगे? 2NaCl प्लस H2। ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि धातुएं जो है क्या करती हैं? अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये क्या है आपका? सोडियम। ये इसने एक लवण बना लिया और साथ में हाइड्रोजन को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। ठीक, फिर तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो ये क्या होती हैं? धातुएं जो होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं वो या तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगी या उदासीन ऑक्साइड का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। मतलब अधातुएं अम्लीय एवं उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। फिर चौथे पॉइंट की बात की जाए तो इनके गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। या फिर धातुओं से तो अपेक्षा अगर की जाए, इनकी तुलना की जाए तो धातुओं की अपेक्षा इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। फिर पॉइंट नंबर 5 की बात की जाए तो ये क्या होती हैं? ये विद्युत धनात्मक होती हैं, मतलब धन आयन मुक्त करती हैं। जैसे इनका अपचयन किया जाता है तो ये क्या करती हैं? धनात्मक आयन को मुक्त करती हैं। मतलब ये विद्युत धनात्मक, धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, जबकि अधातुएं क्या होती हैं? विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ठीक, ये विद्युत धनात्मक होंगे और ये विद्युत ऋणात्मक होंगे।
फिर एक्स्ट्रा के रूप में एक और पॉइंट की बात अगर अपन चर्चा कर लें तो एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं कि ये क्लोरीन से मिलके क्या करती हैं, क्लोरीन से क्रिया कर क्लोराइड बनाती हैं। जबकि यहाँ पर ज्यादातर धातुएं क्लोरीन से क्रिया नहीं करती, लेकिन जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया है तो जैसे अपन बात करें गाय की चांदी की, तो चांदी की क्रिया 2Ag + Cl2 की जाए तो ये क्या बना लेंगी 2AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का ये निर्माण कर लेंगी। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए आपके धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना, जिसमें आप क्या देख रहे हो कि धातुएं क्या होती हैं, अपचायक होती हैं, ये उपचायक होती हैं, ये अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जबकि ये क्रिया नहीं करती। इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, जबकि ये अम्लीय एवं उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। ये विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं और ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होती हैं। क्लोरीन से क्रिया करके ये क्लोराइड का निर्माण करती हैं, लेकिन ज्यादातर धातुएं क्लोरीन से क्रिया नहीं करती, ठीक है। कुछ एक आध दो कुछ करती होंगी, लेकिन सारी क्रियाएं नहीं करती सारी धातुएं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके धातुएं व धातुओं में रासायनिक अंतर, ठीक, या रासायनिक गुणों की तुलना। अब ध्यान रहे क्वेश्चन अगर आया अधातुओं के रासायनिक गुण लिखिए तो आपको सिर्फ ये गुण लिख देने हैं, ठीक है। और जब क्वेश्चन आया कि धातुओं के रासायनिक गुण लिखिए तब आपको सिर्फ ये लिख देने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लिखना है आपको आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे अपन संचारण। हालांकि अपन ने अम्ल एवं क्षार वाले अध्याय में भी पढ़ा हुआ है कि संचारण क्या होता है। संचारण की परिभाषा क्या होगी, धातुओं का वायु एवं नमी के साथ क्रिया करके, या धातुओं का वायुमंडलीय वायु एवं नमी के साथ क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है, ठीक। यह संचारण वह क्रिया है जिसमें धातुएं वायुमंडल की नमी एवं वायु से क्रिया करके क्या कर लेती हैं, नष्ट होना शुरू हो जाती हैं, उसे संचारण कहा जाता है, ठीक। तो यह तो हो गई परिभाषा। फिर इसके अंदर क्या पूछा जाता है कि संचारण के कारण लिखिए। तो अभी अपन ने देखा कि ये किन किन कारणों से नष्ट होती हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही हो जाएगा कि धातुएं क्या करती हैं, मतलब पहला कारण वायु की उपस्थिति हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा नमी हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा अम्ल आदि से क्रिया भी कर लेती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, इसके कारण हो जाएंगे। फिर बात की जाए इसके क्या कि निवारण मतलब बचाव के उपाय। धातुओं को अगर आप जंग लगने से बचाना चाहते हैं तो इसके उपाय क्या होना चाहिए। और यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जंग का सूत्र, जंग का सूत्र क्या होता है Fe2O3 × XH2O, ये हो जाएगा आपका जंग का सूत्र, ठीक। ये क्या है आपके बचाव के उपाय। तो बचाव के उपाय में आप क्या लिख सकते हो कि आप धातुओं पर क्या कर दो, बार्निश वगैरह पोत दो, पेंट करके भी बचाया जा सकता है। फिर
ग्रीस लगाकर बचाया जा सकता है इनको, या फिर मिश्र धातु बनाकर भी इनको संक्षारित होने से बचाया जाता है। फिर एनोडीकरण भी किया जाता है, विद्युत लेपन भी किया जाता है। ठीक, जिसे आप क्या बोलते हो, गैल्वेनीकरण। ठीक है, विद्युत लेपन कौन सी अभिक्रिया है, गैल्वेनीकरण की अभिक्रिया है। क्या होता है गैल्वेनीकरण में, जिसमें हम क्या करते हैं, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत को चढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाती है, विद्युत लेपन या गैल्वेनीकरण कहलाती है। मार्केट में बाजार में जीआई तार आता है, उसके ऊपर वास्तव में लोहे के ऊपर क्या होती है, लोहे के ऊपर होती है जस्ते की परत। ठीक है, तो वो होता है गैल्वेनीकरण। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हो। ये हो गया आपका क्वेश्चन कि संक्षारण क्या है, जंग का सूत्र लिखिए, कारण एवं बचाव के उपाय लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम को सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो क्यों रखा जाता है, सोडियम वास्तव में क्या है, एक अतिक्रियाशील धातु है। अतिक्रियाशील धातु से मतलब क्या है कि तुरंत ही वातावरण की साधारण तापमान पर भी वो क्या कर लेगी, वातावरण की वायु या नमी से क्रिया कर लेगी, और जैसे वो वातावरण की वायु, नमी या तापमान से क्रिया कर लेगी तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी या किसी न किसी रूप में बदल जाएगी। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करके रखते हैं, उसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि वो क्रिया ना करें। पोटेशियम भी इसी प्रकार की धातु होती है, अतिक्रियाशील। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखा जाएगा, सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है। यह इसे खुला रखने पर यह वायुमंडल की वायु एवं नमी से क्रिया करके अपचयित हो जाती है। इस कारण से इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये बाहरी वातावरण से क्रिया ना करे। ठीक है, तो ये तो होता है आपका आंसर, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ठीक, फिर एक क्वेश्चन है, एक्वारेजिया क्या है, यह कैसे बनाया जाता है और इसका जो है निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो एक्वारेजिया जो है दरअसल दो प्रकार के अम्लों का क्या है, अनुपात है। 3:1 का अनुपात होता है, किस किस का, 3 अनुपात में होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 1 के अनुपात में होता है आपका नाइट्रिक अम्ल। ठीक, मतलब 3 भाग किसके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, मतलब 75%, और 1 भाग किसका, नाइट्रिक अम्ल का। तब जाके ये क्या बन जाता है, एक्वारेजिया, जो क्या है 100%। ठीक, एक्वारेजिया जो है वह 3:1 का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का विलयन है जो निर्मित किया जाता है। और यह विलयन, इसका कार्य क्या है, एक्वारेजिया दरअसल एक प्रकार का ऐसा विलयन है कि जैसे अपन जानते हैं कि सोना और चांदी आसानी से नहीं पिघलाई जा सकती, मतलब इनके जो क्वथनांक और गलनांक होते हैं बहुत उच्च होते हैं।
तो इनको क्या किया जाता है, एक्वारेजिया में डुबो दिया जाता है। और ये उसमें भी एक्वारेजिया में आपका सोना चांदी प्लेटिनम मतलब कठोर से कठोर धातुएं भी क्या हो जाती हैं, पिघलाई जा सकती हैं। उनके इस घोल में डालकर उनको पिघलाया जा सकता है। तो एक्वारेजिया 3:1 का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, जो अत्यंत ही क्रियाशील होता है और सोने चांदी एवं प्लेटिनम धातुओं को इसमें डालकर पिघलाया जाता है। एक और इससे महत्वपूर्ण बात कि एक भ्रम है एक टाइप का ऐसा कि कई बार क्या होता है कि गांव वगैरह में जो ठगने वाले आते हैं, है ना, ठग कर ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, किसी बहाने से घर में आते हैं और बोलते हैं कि आपके आभूषणों को क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। और वो क्या करते हैं, एक्वारेजिया के विलयन में डुबोकर उनको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो गहने तो चमक जाते हैं, लेकिन उससे नुकसान ये होता है कि जैसे ही उनका वजन पहले की अपेक्षा देखा जाएगा तो उनका वजन क्या हो जाता है, कम, क्योंकि एक्वारेजिया में डालने से उनकी ऊपरी परत जो थी वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। ऊपरी परत मतलब जो मलिन थे, जिसके कारण उनका रंग थोड़ा सा मैला हो गया था। तो एक्वारेजिया में डालने से वो चमक तो जाते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में सोना या चांदी क्या हो जाता है, उसमें विलयन में घुल जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये विलयन क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के विलयन से मिलके बनता है। और ये मुख्य धातुओं को क्या कर सकता है, पिघला सकता है। ठीक है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन है, एनोडीकरण। क्या होता है एनोडीकरण? ये आपकी पुस्तक में एक बॉक्स में जो है येलो कलर के बॉक्स में दिया हुआ है। एनोडीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें एल्यूमिनियम के ऊपर क्या की जाती है, ऑक्साइड की मोटी परत को चढ़ा दिया जाता है। ऑक्साइड की मोटी परत को क्यों चढ़ाते हैं, ताकि एल्यूमिनियम आसानी से क्रिया ना कर सके। ऑक्साइड की परत क्या करती है, उसको संक्षारित होने से बचाती है। अगर साधारण तौर पर हम देखें तो एल्यूमिनियम आसानी से वायुमंडल की नमी एवं वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है, एक प्रकार की ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है। लेकिन वह परत क्या होती है, पतली होती है, जिसके कारण वह धीरे धीरे एल्यूमिनियम नष्ट होना शुरू हो जाता है। इस क्रिया में, एनोडीकरण की क्रिया में ऑक्साइड की परत तो चढ़ाई जाएगी, लेकिन कैसी, मोटी परत चढ़ाई जाएगी। जिसमें होगा क्या कि हम क्या करते हैं, एक प्रकार का क्या लेते हैं, परिपथ लेते हैं, जिसमें एनोड के स्थान पर ये क्या होगा, आपका एनोड हो गया। और इस एनोड के स्थान पर क्या कर देते हैं, हम एल्यूमिनियम की किसी साफ धातु को क्या लगा देते हैं, इसके स्थान पर लटका देते हैं। और एक क्या होगा, आपका कैथोड होगा। और जैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होना, इसमें हम क्या बोल देंगे, इसमें हम मान लो कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, या कई बार जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भी ले लेते हैं। तो जैसे ही हम स्विच चालू करेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। और विलयन में उपस्थित जो क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है, वो कहाँ जाना जमना शुरू हो जाएगी, एनोड के ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। जिससे एनोड के ऊपर क्या हो जाएगी, ऑक्साइड की परत, वो भी कैसी, ऑक्साइड की मोटी परत जमना शुरू हो जाती है। जिसके कारण यह एल्यूमिनियम धातु जो है अब संक्षारण से मुक्त हो जाती है। मतलब हमने क्या कर दिया, एल्यूमिनियम की धातु का एनोडीकरण कर दिया। ठीक है, तो संक्षारण से बचाव हेतु इस प्रकार की विधियां भी उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक, ये हो गया आपका एनोडीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सक्रियता श्रेणी क्या है। तो सक्रियता श्रेणी की परिभाषा क्या होगी,
धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। कैसे? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की क्रिया को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, या इस प्रकार की श्रेणी या वह श्रेणी जिसमें हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, उस श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सी धातु होगी? जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी। ठीक है, तो ये हो गई, मान लो कि अपनी धातु हो गई। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ क्या लिख देंगे अपन? उसकी क्रियाशीलता। तो यहाँ पर एक तीर का हम निशान बना देंगे, और यह तीर का निशान क्या दर्शाता है? घटती हुई क्रियाशीलता को दर्शाता है। और यहाँ पर क्या होगा? अधिक क्रियाशील धातु होंगी सबसे ऊपर, और सबसे नीचे क्या होंगी? कम क्रियाशील धातु। ठीक, बीच में हम किसको लिख देंगे? हाइड्रोजन का नाम लिख देंगे। हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर। ठीक, तो सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है आपका सोडियम। सोडियम सबसे ऊपर क्यों होगा? हाँ, दो ऑब्जेक्ट जरूर याद रखें। सबसे ऊपर आपका जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम सबसे ऊपर होता है आपका पोटेशियम, फिर होता है आपका सोडियम। इसी प्रकार से सबसे नीचे क्या हो जाएगा? आपका सोना, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा? चांदी। इससे एक पॉइंट और याद रखें कि जो आपके ये क्रियाशील धातुएं और धातुएं होती हैं, इनमें एक क्रम होता है कि जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी वो कहाँ होगी? सबसे ऊपर होगी, और जो सबसे कम क्रियाशील होगी वो कहाँ होगी? सबसे नीचे होगी। ठीक है, तो इस क्रम के आधार पर हम क्या करते हैं? इनको लिख देते हैं। जैसे हो गई आपकी पोटेशियम, सोडियम, इसी प्रकार से होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इसके अलावा और क्या बची? इसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया। इसके अलावा लोहा हो गया, टिन हो गया, और लेड हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? आपका मरकरी हो जाएगा और कॉपर हो जाएगा। मरकरी मतलब पारा, कॉपर मतलब तांबा, है ना। और ये क्या है? आपका हाइड्रोजन। तो सबसे ऊपर जो सबसे ऊपर क्रियाशील है वो क्या है? आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टिन, सीसा। हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं, और कॉपर के लिए Cu, मरकरी, Hg, चांदी, Ag, और सोना Au। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी? आपकी सक्रियता श्रेणी हो जाएगी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो धातुएं होती हैं ये क्या है? हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं, और ये क्या है? हाइड्रोजन से
कम क्रियाशील है। मतलब हाइड्रोजन को क्या माना गया है, एक तरीके का पैमाना माना गया है कि जो धातुएं ज्यादा क्रियाशील होंगी या ज्यादा क्रियाशीलता की श्रेणी में आती हैं वो क्या होंगी, आपकी ऊपर की ओर होंगी। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टिन, सीसा, मतलब इनको आप क्या कह सकते हो, ये 4 5 6 धातुएं मध्यम क्रियाशील होती हैं। ये 2 धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं और ये सबसे नीचे की धातुएं क्या होती हैं, सबसे निम्न या सबसे कम क्रियाशील होती हैं। तो ये हो जाएगी आपकी सक्रियता श्रेणी, जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। और ये क्या बना दी है आपको, तालिका। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, और आपके इतना लिखते ही, ये बनाते ही आपकी सक्रियता श्रेणी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आप ये लिख दें कि सर्वाधिक क्रियाशील धातुएं क्या हो जाएंगी, सोडियम, पोटेशियम, और सबसे निम्न क्रियाशील क्या हो जाएंगी, चांदी और सोना। सबसे कौन होती है, सबसे ज्यादा कम क्रियाशील सोना होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका प्रश्न। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को अपन ये लास्ट क्वेश्चन और करे ले रहे हैं, जिसमें हमें क्या देखना है कि धातुएं लवण से किस प्रकार क्रिया करती हैं। मतलब धातुओं की लवण का जो विलयन होगा, लवण का जो क्या है विलयन है, उससे क्रिया जो है किस प्रकार से होती है। ये आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है पुस्तक में। तो यहाँ पर आपको बना हुआ है एक बॉक्स। इस बॉक्स में जो है आपकी 2 क्या रखी हुई हैं, परख नलियाँ रखी हुई हैं, और इन 2 परख नलियों में क्या कर दिया गया है, इन 2 परख नलियों में इस परख नली में क्या भर दिया गया है, कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग क्या होता है, नीला, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नीला तोता बोलते हैं। और इसमें क्या कर दिया गया है, लोहे की कीलों को डाल दिया गया है, 2-3 लोहे की, ये क्या हो गई, कीलें हो गई। अब शुरुआत में लोहे की कीलों का रंग क्या होता है, लोहे की कीलों का रंग होता है आपका श्वेत। ठीक है, एकदम चमकदार होता है। लेकिन जैसे ही ये क्रिया समाप्त हो जाती है, ये क्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पर जो आपकी लोहे की कीलें होंगी वो हो जाती हैं एकदम धूसर टाइप की। धूसर का मतलब क्या है, जैसे कि जंग का रंग होता है ना, जंग का रंग होता है मटमैला टाइप का, वैसे ही इसका रंग हो जाएगा। जैसे कि ये शर्ट का रंग दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है आपका मटमैला रंग होता है। इसमें क्या कर दिया है इन्होंने, इसमें इन्होंने कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया है, जो क्या है एक लवण है। और ये क्या होगी आपकी लोहे या आयरन की क्या है, कील है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हम देखेंगे तो इनका रंग कैसा हो जाएगा, धूसर हो जाएगा, जबकि ये कैसी थी पहले, चमकदार श्वेत रंग की थी। अब ये क्रियाकलाप होता क्या है इसमें, या फिर इसमें होता क्या है, तो इस क्रियाकलाप में होता ये है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के, जो कॉपर सल्फेट क्या है लवण है, उसके विलयन में डुबोया जाता है, तो लोहे की कील इस लवण के कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया करती है। मतलब लोहा क्या है, कॉपर की अपेक्षा अधिक
क्रियाशील होता है, अब अपने सक्रियता श्रेणी देखी थी, तो लोहा अत्यधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर सल्फेट से, जिस कारण से लोहा कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा और स्वयं उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, जिससे यहाँ पर विस्थापन की क्रिया दिखाई देती है। कैसी होती है ये क्रिया, ये कुछ क्रिया जो है कुछ इस प्रकार से होती है। हमने क्या किया, लोहे को किससे क्रिया कराई, कॉपर सल्फेट के विलयन से। तो जैसे इसने एक क्रिया की तो इसने निर्माण कर लिया Fe2SO4 प्लस क्या, कॉपर। तो इसने फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर को क्या कर दिया, उसके स्थान से विस्थापित कर दिया। इसी प्रकार से और भी कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, लेकिन हमें जो है इस क्रिया को ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसने लोहे ने कॉपर के सल्फेट के विलयन के लवण के विलयन को क्या कर दिया, विस्थापित। और ये किस आधार पर होता है, ये होता है क्रियाशीलता के आधार पर। यहाँ पर धातुएं एक दूसरे का विस्थापन के आधार पर क्या करती हैं, विस्थापन करती हैं। मतलब जो ज्यादा क्रियाशील होगी, यहाँ पर आपकी ये लोहे की धातु क्या है, अधिक क्रियाशील है, जबकि कॉपर सल्फेट क्या है, मतलब यहाँ पर ये क्या है, एक लवण है। ये क्या बना लिया इसने, नए लवण का निर्माण कर लिया, और ये कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। तो इसमें हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पर लोहा अधिक क्रियाशील था, तो जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में उसे डुबोया गया तो लोहे के ऊपर कॉपर सल्फेट में सल्फेट की परत चढ़ जाती है। लोहा सल्फेट से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, जबकि इसको क्या कर देता है, इसके स्थान से विस्थापित कर देता है। तो ये निर्माण हो जाता है आपका फेरस सल्फेट का, और कॉपर जो है क्या होता है, यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, और ये क्रियाकलाप में आपकी लोहे की कीलें कैसी हो जाएंगी, धूसर हो जाएंगी, जंग जैसा रंग इसके ऊपर लग जाएगा। ठीक, तो ये होती है आपकी क्रिया। ध्यान रखना, क्रियाशीलता के आधार पर ये विस्थापन होगा। किसी लवण विलयन के साथ जब कोई धातु क्रिया करती है, तो जो धातु अधिक क्रियाशील होगी वो उस विलयन से, जो लवण का विलयन है उससे उस धातु को अलग कर देगी, जो उससे क्या होगी, कम क्रियाशील होगी। मतलब किसका वर्चस्व है यहाँ पर, अधिक क्रियाशील धातु का, और वो किसको हटा देगी, कम क्रियाशील धातु को हटा देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है आपका क्लियर होता है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल हंसा स्टडी सर्कल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।